नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का। आप देख रहे हैं भोपाल दूरदर्शन और मैं आर्निका जैन स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये खास रहता है क्योंकि ये एक सजीव फोन इन कार्यक्रम है। यानी सोमवार से शनिवार तक आप इसमें हमारे आए विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं हमारे विषयों पर। जी हाँ, और उसके लिए क्या करना होगा, आपको फ़ोन लगाना होगा। तो फ़ोन नंबर आपको बता देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हमारे फ़ोन नंबर उपलब्ध हैं। फ़ोन नंबर है 0755 233 266 0049। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है, वो भी नोट डाउन कर लीजिए, 1800 233 0040। जी हाँ, तो इस पे फ़ोन करिए और जानिए कि क्या आपके मन की शंकाएं हैं, वो हमारे विशेषज्ञों से आप बात करके दूर कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये खास होता है क्योंकि इसमें हम कई क्षेत्रों की, कई विषयों की जानकारी आपको देते हैं। भलाई वो देश विदेश की हो, राजनीति की हो, सेहत की हो, स्वास्थ्य की हो और चाहे आपके मनोरंजन की क्यों ना हो। इसीलिए हमने अपने इस कार्यक्रम को बांट रखा है कई सेगमेंट्स में, और इसी सेगमेंट के तहत पहला सेगमेंट होता है हमारा तिथि का। तो आइए जान लेते हैं हम आज की तिथि। आज की तिथि विक्रम संवत 2080, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी है। तारीख है 25 मार्च 2023 और दिन है शनिवार का। जी हाँ, तिथि जान ली। और जैसा कि देखा हमने कि चैत्र मास आरंभ हो चुका है और चैत्र मास की नवरात्रि की आज चतुर्थी है। चतुर्थी का दिन आराधना की जाती है माता कुष्मांडा की, और मान्यता है कि माता कुष्मांडा अपने भक्तों के रोग और दर्द को दूर करती हैं या उसका निवारण करती हैं। तो आइए एक छोटी सी क्लिप देखते हैं नवरात्र के ऊपर। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि के चौथे दिन देवी के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड रचा था। इसीलिए सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति इन्हें कहा गया। देवी की 8 भुजाएं हैं, 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए देवी कुष्मांडा कहलाती हैं। इनका वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। मां कुष्मांडा की उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग और शोक दूर होकर यश में वृद्धि होती है। मार्ग की बाधाएं दूर होती हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। आइए मां की हृदय से उपासना करें। नवरात्रि की हार्दिक मंगल कामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। आपको सभी की नवरात्रि की शुभकामनाएं। साथ ही साथ रमज़ान का माह भी आरंभ हो चुका है, तो रमज़ान की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दर्शकों, अगला सेगमेंट जो हमारा रहता है वो रहता है इतिहास का, क्योंकि इतिहास केवल मानव के लिए ही ज़रूरी नहीं है अपितु राष्ट्र के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पथ प्रदर्शक की तरह काम करता है। तो चलिए जानते हैं क्या था 25 मार्च का इतिहास। 25 मार्च की अगर बात करें तो इसे अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भ्रूण हत्या के विरोध के दिन के रूप में इसे हम मनाते हैं। अगर 421 ईस्वी की बात करें तो वेनिस शहर की ये स्थापना का दिवस है। अगर 1807 की बात करें तो 25 मार्च 1807 इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे यात्री सेवा की शुरुआत हुई थी। अब अगर 1920 की बात करें तो उषा मेहता जी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका जन्मदिन था और इन्हें भारत की पहली रेडियो वुमेन भी कहा जाता था। साथ ही 2017 की बात अगर हम करें तो राजस्थान के बीकानेर की तनुश्री पारिक देश में सीमा सुरक्षा बल की पहली अधिकारी नियुक्त हुई थी। तो ये तो बात हो गई इतिहास की। अब विचारों का शुद्ध होना भी आवश्यक है, और विचार तभी शुद्ध होते हैं जब हम सुविचारों को पढ़ते रहते हैं और जानते रहते हैं। तो चलिए अगले सेगमेंट की तरफ जान लेते हैं क्या है आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है कि अन्न की बर्बादी जीवन में सबसे बड़ा पाप है, इसलिए जितनी हो भूख उतना ही भोजन ले थाली में। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय परंपरा में कहा भी गया है, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में।
हमारे ये जो विषय है आज का चर्चा का वो भी अन्न से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भोजन और अन्न की बात हो रही है। और आप जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश रहा है। वो विविधताएं चाहे रंग रूप वेश भाषाओं की हो, चाहे भोजन की हो या अनाजों की हो। और इसी की पहल करते हुए भारत सरकार ने पहल की और WHO की सहायता के साथ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया या नामित किया गया। और आज हमारी नमस्कार MP की चर्चा का विषय भी हमने यही रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर। अब बात हो रही है खान पान की, तो जो विशेषज्ञ हैं वो भी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं खान पान और सेहत से। तो आइए करवा देती हूँ हमारे आज के विशेषज्ञों से आपका परिचय। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिता सिंह जी, जो कि पोषण आहार विशेषज्ञ हैं भोपाल में। स्वागत है मैडम आपका हमारे कार्यक्रम में। और साथ ही हैं डॉक्टर जूही गुप्ता जी, जो कि एक होम्योपैथ विशेषज्ञ हैं। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद अर्निका जी। तो दर्शकों, चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर मिलेट्स है क्या। अनाज तो है, पर मिलेट्स की सही परिभाषा क्या है और आखिर मिलेट्स को मिलेट्स क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं अमिता जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो आज का सुविचार भी बहुत अच्छा लगा। ये भी बहुत अच्छा लगा कि पहली महिला अधिकारी जो बनी थी वो भी नवरात्रों के दिन में ही मतलब बनी थी। सो कितना बढ़िया कोरिलेशन है। बिल्कुल। आपने मिलेट्स की बात की, तो एक्चुअली मिलेट्स जो शब्द है वो शब्द ही बना है मिलियन ना। मतलब कि एक ही बाली पे जो भी देख रहे होंगे, आपने देखा होगा ज्वार, बाजरा, कोडू, कुटकी, ये जितने भी हैं बहुत थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे बीज उगते हैं। मिलियन, इसीलिए उसको मिलियन के साथ जोड़ा गया है। और इसकी खासियत इनकी बहुत सारी हैं। जहाँ हम गेहूँ उगाने में और दालें उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत, पानी, बहुत कुछ लगता है, ये बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी तरह से उग जाते हैं। और तो और मध्य प्रदेश की खासियत एक और है, और मैं तो बहुत खुश हुई थी जब ये वर्ष अंकित किया गया था, क्योंकि आप बाहर के देशों में देखो तो अनाज यानी गेहूं को छोड़ के उनके पास बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत कम सीमित चीज़ें हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं। कुछ अफ्रीकन देशों में कसावा याम होगा जो कार्बोज के लिए मतलब ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होता है। आयरलैंड वगैरह में आलू का यूज़ हो जाता है। और भी मतलब ज़्यादातर अलग अलग रूप अनाज के या गेहूं के ही होते हैं। हमारी टोकरी देखिए, भरी है। ज्वार, बाजरा, कोडू, कुटकी, रागी, मतलब इतने सारे हैं कि अब तो क्योंकि ये साल है तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी होगी। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात है, क्योंकि इसी चीज़ की विशेषज्ञ हूँ। एक व्यक्ति ने जो अखबारों के लिए लिखते थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपको पता है इस क्षेत्र में गेहूं नहीं मिल रहा लोगों को, आटा नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा जो PDS स्कीम से मिलता है, वो बेचारे कोडू कुटकी इकट्ठा करके और खा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या राय है जी। और मैंने उल्टा बोल दिया। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हुई कि वो ये खा रहे हैं। तो वो उन्होंने सोचा था कि जवाब उल्टा होगा कि ये तो बहुत दुख की। ऐसे नहीं, क्योंकि कोडू, कुटकी, ज्वार, बाजरा में अगर पोषण की दृष्टि से आप देखें और रासायनिक उनकी जो पूरी गतिविधि है उसको देखें तो ये गेहूं से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, पोषक तत्व कहीं ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मिलेट्स मैं कहती हूँ, ना केवल क्योंकि ये उगते बहुत सारे हैं, परंतु क्योंकि इनके फ़ायदे बहुत सारे हैं। जी जी। तो बहुत अच्छी जानकारी अमिता जी आपने दी कि मिलेट्स कहीं ना कहीं मिलियन शब्द से जुड़ा हुआ है, यहाँ से निकला है। जी, आगे रुक करते हैं जूही जी का, और आपके भी विचार जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि ये मोटे अनाज जिनको हम श्री अन्न कह रहे हैं, उनके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाना पड़ा हमें। अर्निका जी, हमारी संस्कृति में चीज़ों को लेके बहुत स्पष्टता है, परंतु हम भटके और हम, जैसा अमिता दीदी ने बताया कि हम बहुत अच्छा उपयोग कर रहे थे इन पदार्थों का जो हमें प्रकृति दे रही है, जिन्हें पैदा करना आसान है, जिन्हें बनाना आसान है, पचाना आसान है और शरीर के लिए अधिक लाभकारी हैं। पर क्योंकि हमारे ऊपर कुछ आक्रमण हुए,
विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव पड़े, तो बहुत सी ऐसी चीज़ और हमारे स्वयं के भी उसमें कारक हैं। तो हम इन सब के कारण एक टोटालिटी में हमने अपने आप को एक कमज़ोर स्थिति में हम ले गए। आज विश्व किस तरफ देख रहा है कि पूरे विश्व में ऐसे निर्णय होने चाहिए जो सबके लिए उपयोगी हों। तो जिन देशों में पानी नहीं है, जिन देशों में इतनी सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर मिलेट्स आसानी से उगाए जा सकते हैं। इनकी पोषक जो वैल्यूज़ हैं, जो पोषक इनके अंदर पदार्थ प्राप्त हैं, वो सरलता से हमें प्राप्त हैं। उनको एक्सटर्नल मीडियम से या सप्लीमेंटेशन से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर के अंदर ये छोटे छोटे दिखने वाले जो अनाज हैं, ये ऐसी क्रियाएं करते हैं कि जो मृत कोशिकाएं हैं वो हटती हैं और नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात छोटे मोटे रोग खुद ठीक हो जाते हैं और हम ओवरऑल हेल्थ या जिसे संपूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं उसके प्रति जाते हैं। तो जब भी विश्व में इस प्रकार से कल्पना और सोच की जाएगी जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मंशा होगी, तो इस तरह के निर्णय होंगे। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश इसमें अग्रणी है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष का पूरा दायित्व, पूरे इस कार्यक्रम को चलाने का जो दायित्व है वो भारत को दिया है। वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे से जुड़ी रहती है। इसी बीच एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, प्रदीप साहू जी हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी भोपाल से हैं। उनका प्रश्न सुन लेते हैं पहले। जी मैडम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या मैडम? जी हाँ, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी, अपना प्रश्न करें। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि मैडम क्या है, मिलेट जो है अभी कुछ सालों से चर्चा में आया है, इसका क्या कारण है? मिलेट्स तो पहले भी होते थे, पहले के लोग तो ज्यादा प्रेफर करते थे। जी, दूसरा प्रश्न मेरा एक ये है कि मिलेट जो है बॉटेनिकली जो देखा जाए, ये सारे के सारे जो होते हैं ये सीरियल्स कहलाते हैं। गेहूं, चावल, जौ, मकार, जवा और जो भी सारे आते हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट गिविंग प्लांट्स होते हैं। और स्मॉल साइज ग्रेन्स को मिलेट कहा जाता है। जो छोटे साइज के दाने के होते हैं उनको मिलेट कहा जाता है, जो हम साइंटिफिकली जानते हैं। मिलेट में ऐसा क्या है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐसी क्या है जो उसको गेहूं, चावल व अन्य सीरियल से डिफरेंट बनाती है? तो ये हुआ प्रश्न। दूसरा प्रश्न होम्योपैथी पर है कि होम्योपैथी के डायग्नोज करने का क्या बेस क्या है, वो किस तरह से काम करती है और होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनती है और होम्योपैथी की जो है लिमिटेशन क्या है, बताइए, थोड़ा हमारे ज्ञान में वृद्धि कीजिए प्लीज। जी जी, अनीता जी आप बताएं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है जो पोषण को लेके है। बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, क्योंकि मैं तो ललायत थी कि उस चीज़ की तरफ जाऊं। आपने बहुत सही कहा है, ये सब अनाज हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल, कोदू, कुटकी, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब अनाज हैं। इनका मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम होता है। इनमें मुख्य तत्व जो है वो कार्बोज है, परंतु कार्बोज जो ऊर्जा देता है उसी के साथ साथ कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो, उदाहरण के तौर पर, लौह लवण जो खून बनाता है, कैल्शियम जो हड्डियां बनाता है, रेशा जो आपकी आंतों को भी साफ रखता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, चाहे वो मधुमेह हो, दिल की बीमारियां हो, और कुछ कोदू, कुटकी वगैरह का तो रोल कैंसर्स में भी देखा जा रहा है। तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, ये तत्व इन मिलेट्स में अधिक हैं, आटा और चावल की बदौलत। नाउ आपने कहा ये दोबारा क्यों, हम भूल क्यों गए? जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कई बाहर के वो आए, और एक और वजह हुई, हमने अपने पीडीएस के थ्रू हमने सिर्फ अपने चावल और गेहूं को बढ़ावा दिया। अगर हम पीडीएस के थ्रू भी ज्वार, बाजरा, मक्का, ये भी मौसम के अनुसार हम बांटते रहते तो ये कहीं ना जाते। मेरे अपने घर में जो मेरी हेल्प है, उसके बच्चे भगवान की दया से ऊंचे, लंबे, खूबसूरत, और आप सोचिए, उसने मुझे बताया वो इतनी गरीबी में पले हैं, उसके खेत में जो थोड़ी बहुत मक्का वगैरह होती थी ना, उसने उसी को पीस के उसके घर में मठरी बनाना, आटा की तरह से उपयोग करना, उसको छाछ में घोल के जब जो मिला बच्चों को खिलाया। मगर भगवान की दया से मजबूती देखिए, शहरी बच्चों से कहीं ज़्यादा है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु कुछ हद तक प्रोटीन इन वस्तुओं में, अनाजों में होता है, पर वो पूर्ण प्रोटीन नहीं होता। उसमें एक तत्व है
अमीनो अम्ल वो एक कम होता है, पर वो वाला अमीनो अम्ल दालों में पाया जाता है, दालों में भी पाया जाता है, दूध दही छाछ में भी पाया जाता है। और आप नोट करेंगे कि हमारी आदत रही है कि ज्वार बाजरा वगैरह की चीज़ें जब हम खाते हैं या तो दाल के साथ खाते हैं या छाछ के साथ खाते हैं। बिल्कुल ठीक। हमें इतने एडवांस थे सर पोषण आहार के मामले में, जिस चीज़ को लेके अमेरिका रिसर्च कर कर के अब पहुंचा है, हमें शुरू से पता था। तो हमने जब किसी भी अनाज को और किसी भी रूप में पका के, किसी भी रूप में छाछ में डाला, दही के साथ खाया, दाल के साथ खाया, चने की दाल और उसके साथ मिला के मिश्रित करके उसका दलिया बना के खाया, हमने ना केवल ऊर्जा के लिए कार्बोज बढ़ा लिया, ना केवल रेशा, आयरन, कैल्शियम, खून बनाने के लिए फोलिक एसिड बढ़ा लिया, परंतु हमने प्रोटीन जिससे शरीर बनता है उसकी भी गुणवत्ता और मात्रा बढ़ा दी। ये खासियत है। जी, जी। अमिता जी बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं उम्मीद करती हूँ प्रदीप जी को बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब मिला होगा। और आगे आपकी तरफ रुख करते हैं क्योंकि उनका होम्योपैथी से जुड़ा सवाल भी था। प्रदीप जी, आपके जवाब में होम्योपैथी वाले भाग पे जाने से पहले मैं डॉक्टर अमिता के विषय को थोड़ा सा और आगे बताऊंगी कि राजस्थान में राबड़ी खाई जाती है। वो मोटे कुर्टे अनाज की, मक्का की राबड़ी ठंड में और घाट या जौ की राबड़ी गर्मी में खाई जाती है, जिसे छाछ में बनाया जाता है। तो ये हमारी संस्कृति और भारतीय जीवन परंपरा में निहित है कि पोषण को कैसे अर्जित करना है और किस प्रकार से स्वाभाविक रूप से रोगों को अपने से दूर रखना है। आपने होम्योपैथी के विषय में पूछा, मैं संक्षेप में बताती हूँ। होम्योपैथी पश्चिम में जन्मी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका पूरा आधार पूर्व अर्थात भारतीय समान जीवन परंपराओं पर आधारित है। इसमें जो भी रोग से लड़ने वाले मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है, परंतु इसमें ऊर्जा प्रदान की जाती है दवा के माध्यम से, जिससे शरीर अपनी रोग प्रतिकारक क्षमताओं का निर्माण करता है। इसीलिए कई बार जिन लोगों में सब्र नहीं होता या जो शरीर के रोग प्रतिकारक क्षमता के निर्माण का इंतजार नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा विलंब हो रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि ये चिकित्सा पद्धति प्रकृति के करीब है और इसीलिए ये जन्मी जरूर पश्चिम में पर पनप रही है हमारे देश में और हमारे जैसे देशों में। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। क्योंकि भारत, हमने बात करी, विविधताओं का देश है और जैसा कि दोनों हमारी विशेषज्ञों ने भी बताया कि अनाज में भी ये विविधताएं मौजूद रही हैं। पर इतिहास की अगर बात करें तो अमिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या इतिहास रहा है ये मोटे अनाजों की। अगर हम बात करें सारे, तो हमारे प्रदेश में इनका क्या इतिहास रहा है? एक्चुअली इतिहास आप यूँ सोचिए ना कि उगाए ही ये ज़्यादा जाते थे। गेहूं तो बहुत बाद में आया है, गेहूं बहुत बाद में आया है। और आप नोट करेंगे, अगर हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का वातावरण था वहाँ पर उसी प्रकार का अनाज उगता था। जी, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर चावल ज़्यादा खाया जाता है और उगाया जाता है। गेहूं बहुत बाद में आया है और हमने उसमें एक और गलती की कि हमने गेहूं को भी बहुत रिफाइन कर दिया। मतलब मोटे आटे की रोटी दो तो कई बार घरों में ये कलह पड़ जाती है। पतिदेव कहते हैं कि क्या मोटे दो, उसको छानो, मगर ये नहीं पता कि छानने से 60% पोषक तत्व आपने फेंक दिए हैं, राइट। तो पर ये गेहूं बहुत बहुत बाद में आया है। सो इसलिए गेहूं को तो हम अपना बेसिक अगर माने तो हम उसको बेसिक मेरे ख्याल से मान ही नहीं सकते हैं डॉक्टर साहब। हम बेसिक अपना मानेंगे तो ये मिलेट्स को ही मानेंगे। सेकेंडली एक मैं यहाँ पर और बात कहूँगी, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए कि कई बार लोग ये गलती आजकल कर रहे हैं कि मिक्स सारे अनाज ले आए, ज्वार बाजरा कोदू कुटकी रागी मक्का सब कुछ मिला के और एक आटा बना लिया। जी, जी। और उसका इस्तेमाल मल्टीग्रेन, जैसे मल्टीग्रेन जिसको कहते हैं, राइट। उसमें थोड़ा सा गेहूं डाल लिया क्योंकि गेहूं में लस होता है, इनमें लस होता नहीं है। पर जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया, अभी क्या बताया उन्होंने कि गर्मी में किस तरह से खाया जाता है राबड़ी और सर्दी में किस तरह से खाया जाता है। सो कृपया करके मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी, ये गलती मत करिए। आप अगर बेसन और आटा भूनते हैं, अलग अलग भूनते हैं ना, क्योंकि दोनों को भूनेंगे तो एक थोड़ा कच्चा रह जाएगा, एक थोड़ा ज़्यादा जल्दी पक जाएगा। इसी तरह से आपने अगर हर तरह के
अनाज को एक साथ मिला के कि अपना काम आसान, हम लोग आलसी हो गए हैं, अपना काम आसान, तो उसको खाना शुरू कर दिया, तो फिर आप कंप्लेन करेंगे मेरे पास शायद मेरे ही क्लिनिक में आके कि पेट फूल जाता है मैडम और पचता नहीं है। नेचुरली कैसे पचेगा? हर चीज़ को खाने का एक तरीका होता है, उस तरीके को समझ के हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे पूर्वज इन मिलेट्स के बने हुए थे, हमारा जो जीन पूल है वो इन्हीं के साथ बैलेंस में है और इसीलिए इनका उपयोग करना है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा तथ्य आपने यहाँ पर अमिता जी बताया, क्योंकि एक ट्रेंड, एक फैशन चल गया है मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया, ये सब खाने का। और ये बात बहुत सही बताई कि शरीर भी अलग तरीके से अनाजों को या फलों को, सब्जियों को पचाने की क्षमता रखता है और अनाज भी शरीर के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाते हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना, कुछ लोगों को अगर आटा खिलाते हैं हम, वो हमेशा कंप्लेन करेंगे कि उनका पेट फूल जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी पेट में मरोड़ हो रहे हैं। दैट इज बिकॉज उनको शायद वो ग्लूटेन टॉलरेट नहीं हो रहा। एक ये बात होगी, राइट। दूसरी बात ये भी मैं यहाँ बता दूं, अगेन आलस की बात आती है। बहुत सारे लोग, अरे कौन सीखे अब ये रोटी बनाना और ये सब, बट आपको थोड़ा सा। मैडम एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। शुभम शर्मा जी हैं भोपाल से, उनका कुछ प्रश्न है वो ले लेते हैं हम पहले। बिल्कुल, रायसेन से शुभम शर्मा जी, प्रश्न करिए अपना। जी मैम, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ मिलेट वर्ष इस वर्ष मना रहा है, क्यों ना भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन में भी मिलेट को बच्चों को दिया जाए, तो ये कैसा रहेगा? क्या इस पर कोई योजना भारत सरकार बना रही है? जी जी जी, मैं बताती हूँ। कुछ और भी पूछ रहे हैं क्या? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं आपको बताना चाहूँगी, विशेषकर मध्य प्रदेश का आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि कोविड के दौरान शासन के द्वारा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया और उस अनाज में उन्होंने श्री अन्न, मिलेट्स, मुख्यतः बाजरा और काफ़ी हद तक ज्वार को सम्मिलित किया। इसी प्रकार जो मध्याह्न भोजन को लेके सरकार की नीतियां हैं, उसमें बहुत स्पष्ट वर्णन किया गया है कि लोकल, रीजनल, ट्रेडिशनल, मतलब जहां पर ये भोजन दिया जा रहा है वहां पर पैदा होने वाला जो भी अनाज है, जो भी मिलेट है, वो दिया जाए, जो वहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप है और जो पारंपरिक रूप से वहाँ के लोग बनाते रहे हैं, प्रयोग में लाते रहे हैं और जिसके स्वास्थ्य लाभ हैं। तो विशेष कोई रेसिपी या किसी एक चीज़ की सीमाओं में तो उन्होंने नहीं बांधा है, परंतु जितने भी कार्यक्रम शासन के द्वारा चलाए जा रहे हैं और आज के समय में उनके ऊपर बहुत काम हो रहा है। सौभाग्य से मैं भी कुछ समितियों में हूँ, तो उसमें लोगों से इनपुट्स लेके, जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आम आदमी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, सरलता को देखते हुए, पोषण को देखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सतत रूप से किया जा रहा है। और आज दूरदर्शन के माध्यम से भी ये जो कार्यक्रम हो रहा है, उसका उद्देश्य यही है, जैसे मैडम ने बताया कि गेहूं हमें खाने की इसलिए आदत पड़ गई है क्योंकि उसको बहुत लंबे समय तक स्टोर करना आसान है। मतलब हम मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, हम शरीर के और आवश्यकता के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। लेकिन उसमें ग्लूटेन है जो स्वयं एक फेविकोल या एक चिपकाने वाले पदार्थ का काम करता है, जो बहुत घातक है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। मतलब आजकल के जो रोग हो रहे हैं, शुगर हर एज में मिल रहा है, मोटापा हर एज में मिल रहा है, हाई बीपी की समस्या हर एज में मिल रही है, इन सारी पेट के रोग हर एज में मिल रहे हैं। ये सब का कारण हमारा भोजन है। तो ये स्वयं जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हम मन से तैयार होंगे, मैडम ने कहा हम आलस छोड़ेंगे, हम अपने आप को गेयर करेंगे कि हमें इस प्रकार प्रयोग करना है, हर मील में नहीं तो किस प्रकार हमें उसे अपने भोजन में इनकॉर्पोरेट करना है, उसको एक अंग बनाना है हमारे भोजन का, ये समस्या स्वयं हल हो जाएगी। बिल्कुल सही जूही जी, आपने जानकारी दी कि सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। श्री अन्न योजना जिसके बारे में आप बता रही थी, श्री अन्न योजना के अंतर्गत भी कोशिश की जा रही है कि ये जो अन्न है जिनको भूल चुके हैं हम कहीं ना कहीं, वो वापस हमारे जीवन में आएँ और प्रवेश करें। अमिता जी आपसे बात कर रहे थे कि पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो वक्त के साथ ये कम होती गई, धीरे धीरे करके इनकी इतिहास जो था वो तो बहुत सबल था। उस समय हमारे पूर्वजों से हम सुनते भी रहते हैं, हमारी दादी नानी की, कि यही खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉपुलैरिटी कम होने के पीछे कितना हमारा योगदान रहा और कितना विदेशियों का इसमें योगदान रहा? मेरे को लगता है दोनों चीज़ें ही यहाँ पर अहमियत रखती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ जाती हैं, अवेलेबिलिटी की बात आ जाती है।
एज डॉक्टर साहब ने बोला है कि वो उसकी मार्केटिंग की बात आ जाती है, वो आसानी से यू सी। फिर एक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर एक दुकानदार ज्वार बाजरा रखता भी है, अलग अलग रूप में रखता भी है, और अगर उसका कोई ख़रीदेगा नहीं तो फिर वो कैसे बेचेगा? करेगा। जैसे एक और उदाहरण मैं दे रही हूँ, आजकल मेरे पास लोग आते हैं कि ब्लूबेरी खाएंगे। अरे भाई, अपना जामुन क्यों नहीं खाओगे, बेर क्यों नहीं खाओगे, बिल्कुल हाँ आप कि हम कीवी खाएंगे, अमरूद क्यों नहीं खाओगे। फिर आप कहोगे कि हमारे ये महंगे हैं। भाई, आप डिमांड नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। जी। तो इसी बात को, आपके प्रश्न को आगे ले जाते हुए मैं ये कहूँगी, क्यों नहीं हम इतनी इतनी अजीब अजीब तरह की रेसिपीज़ इंटरनेट से देख देख के और ट्राई करते हैं। क्यों ना सप्ताह में शुरू में कम से कम एक दिन ऐसा बनाया जाए जिस दिन किसी न किसी मिलेट की ही, इसी की ही कोई ना कोई वस्तु व्यंजन बनानी है। तैयार की फिर जाए। एक बार इसका भोजन हो और एक बार इसकी कोई स्नैक हो जाए, नाश्ते के बिल्कुल। नाश्ते के रूप में हो जाए। फिर ग्रेजुअली करके, अच्छा फ़ायदों की अगर हम बात करें, आपने खुद भी, सभी ने नोट किया होगा कि आप अगर एक बाजरे की रोटी खा लेते हो तो आप दूसरी खाना ज़रा मुश्किल ही लगता है ना। ग्रामीण क्षेत्रों के मेहनत कश लोगों की बात छोड़ दीजिए, उनका तो एक रोटला ही आपका बड़ा आधा किलो अनाज का हो जाता है और वो मज़े से खा जाते हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए, हम आप और हम की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली वो क्या होगा, आप ज़रा सा सोचें इस बारे में जो मैं कह रही हूँ। वो एक बाजरे की या ज्वार की या मक्के की रोटी मोटी है, आपको ऊर्जा उतनी ही दे रही है मगर बहुत धीरे धीरे, क्योंकि उसमें रेशा भी है, खनिज भी हैं, उनको पचाने में और शरीर में जाने में समय लग रहा है। बिल्कुल। जितनी ऊर्जा आ रही है वो धीरे धीरे आ रही है, आपका पेट बहुत देर तक भरा रहेगा, आपको ऊर्जा मिलती भी रहेगी, संतुष्टि भी रहेगी। दूसरी बात बहुत ज़रूरी, आजकल वज़न कम करने के लिए क्या नहीं किया जा रहा। मतलब शरीर का नाश करके हम लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सा कोशिश करें कि दिन में एक वक्त पे आप ये वाली रोटी खाइए या एक कटोरी इसका दलिया दलिया खा बना लीजिए, लीजिए, खिचड़ी चीना बना खा लीजिए, लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, इडली बना लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो कुछ गेहूं का बना सकते हो ना, आप इसका ट्राई करके देख लीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हो सकता है आपको गेहूं की चीज़ हल्की लगे और आप नोट करेंगे ब्लड शुगर्स आपकी कंट्रोल होने लगेंगी। जी। 3 महीने के लगातार उपयोग से आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, टोटल ट्राइग्लिसराइड्स बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका वज़न धीरे धीरे कम होने लगेगा ही लगेगा नेचुरली। साथ में आपको फिज़िकल एक्टिविटी तो करनी है, सिर्फ टीवी के सामने बैठ के और बाजरे का पराठा खा के तो काम नहीं चलेगा। मगर मैं ये तो दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं पेशेंट्स देखती हूँ और मैं देखती हूँ, क्या मैं आपको बता सकती हूँ कितने मरीज़ जिनको बाजरा और ज्वार खिला के उनकी शुरू की डायबिटीज़ को हमने रिवर्स कर दिया है ना। वो किसी दवाई पे हैं और उनकी ब्लड शुगर्स और HbA1c नॉर्मल आ कंट्रोल रहे में हैं। जी। पर ये मेहनत तो फिर अल्टीमेटली मैं एक चीज़ इसमें मैम ऐड करना प्लीज चाहूँगी। डॉक्टर साहब जी। विश्व में भारत को आज डायबिटिक कैपिटल के रूप में Yes, देखा जा रहा जी, है। बिल्कुल। और युवाओं में प्री डायबिटीज पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में देखा गया है। तो क्योंकि प्री डायबिटीज एक ऐसी स्टेट है जिसको रिवर्स किया जा सकता है, मतलब सामान्यता पे लाना बहुत सरल है। तो जैसा मैडम ने बताया है, यदि युवा वर्ग अपने भोजन में श्री अन्न मिलेट्स को एक महत्वपूर्ण भाग प्रदान करेगा तो पहले तो वो इस रोग में एंटर भी नहीं करेंगे, समस्याएं भी नहीं होंगी। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि उनके शरीर में जो रिप्लेनिशमेंट और जो रिपेयर की प्रोसेस है वो भी बहुत एनहांस होगी, क्योंकि उसका एक कारण ये है कि इसमें हाई प्रोटीन है, इसमें खनिज, मिनरल्स, विटामिन्स हाई हैं और ये पचने के लिए अधिक पानी मांगता है। जी। तो जो चीज़ अधिक पानी मांगेगी वो अधिक शुद्धिकरण करेगी, अधिक फिल्टर करेगी, और जितना फिल्ट्रेशन होगा, जितनी क्लेंजिंग होगी, आप खुद देखिए कोई भी चीज़ निखरती जाती है, चमकती जाती है। तो यदि हमारे युवा वर्ग, हमारे बच्चे, माओं के लिए मेरा ये संदेश है, मैडम मेरे साथ अग्री करेंगी, अपने बच्चों के टिफिन में आप मिलेट रेसिपी दीजिए, क्योंकि वो इतना बड़ा आहार नहीं है, छोटा है। आप बहुत आसानी से उसकी इडली बना सकते हैं। मैडम ने चीला बनाया, आप उसको
थोड़े आलू के साथ मथ के उसके भजिए बना सकते हैं। आप अपनी कल्पना और सोच को जहाँ तक ले जाएंगे जी। वहाँ तक आप उसमें क्रिएशन कर सकते हैं। बहुत डॉक्टर बढ़िया साहब, जूही जी। आपने बहुत अच्छी बात कही है। क्या मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाऊं? Please, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर स्कूल्स जो हैं वो कम से कम दिन सप्ताह में एक दिन ऐसा बांध दें कि सभी बच्चे कोई ना कोई मिलेट्स का नाश्ता लाएंगे, क्योंकि बच्चे ना एक दूसरे को देख के खाना सीखते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। सो वो एक रूटीन में आ जाएगा। दूसरी बात, कंप्लेंट आपने तो सुनी होगी, मैं तो बहुत सुनती हूँ, बच्चे खाते नहीं हैं, मैं मेहनत टिफिन ले किसके आते लिए हैं, करूँ, बिल्कुल। मतलब घर में ये चीज़ें किसके लिए बनाऊँ। सो आप पेरेंट्स हैं ना, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि प्री स्कूलिंग से शुरू करके जो इनिशियल स्कूलिंग का टाइम है ना, वहाँ पे अपने घर में जब ये बनाएं तो कहिए कि नहीं बेटा, खाना तो यही पड़ेगा, जी। सभी यही खा रहे हैं, यही बना है, यही आपको खाना है। नहीं खाता ना, उठा के रख दीजिए, आर्ग्यू मत करिए, डिस्कशन मत करिए, लड़ाई मत करिए बच्चे के साथ, कुछ नहीं होगा। अच्छे खाते पीते घरों के बच्चे भूखा खुद को नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल सही। जब वो दूसरे दिन देखेगा कि अच्छा नहीं, मतलब मेरे को खाना वही है जो बना है, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हम हमेशा अपने कार्यक्रम के जरिए बताते हैं कि क्षेत्रीय फल, फ्रूट, सब्जियां, अनाज जो हैं उनका महत्व जितना जल्दी हम पहचानेंगे उतना हम रोगों से भी दूर होंगे और हमारी भारतीय परंपराओं को वापस कायम कर सकेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र से कॉलर हैं प्रसाद जी। प्रसाद जी, अपना सवाल करिए। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लंबाई ग्रोथ के लिए क्या खाना चाहिए? एक बार फिर से अपना प्रश्न रिपीट करें। लंबाई के लिए लंबाई के लिए के क्या लिए। भोजन खाना चाहिए, ये उनका प्रश्न अच्छा, है। मैं जवाब देना चाहूँगी। प्रसाद जी, पहले तो शरीर को सुडौल, सही आकृति में और स्वस्थ काया, इस स्वरूप में यदि आप देखना चाहते हैं तो जन्म के पूर्व से ही पोषण के ऊपर बहुत ध्यान होना चाहिए। पोषण संतुलित होना बहुत आवश्यक है और उसकी मात्रा और उसमें विभिन्न घटकों की मात्रा और स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी लंबाई क्योंकि एक जेनेटिक ट्रेट भी है, साथ में आपके पोषण से भी संबंधित है, तो इसमें आहार और व्यायाम, ये दो कंपोनेंट्स पर मैं बल देना चाहूँगी। आहार में प्रोटीन और प्रोटीन में भी सुपाच्य प्रोटीन। आजकल बड़ा ट्रेंड है हेवी प्रोटीन्स, बॉटल्ड मार्केटेड प्रोटीन्स का, वो किडनी के ऊपर और अन्य ऑर्गन्स के ऊपर लोड हैं। वो दिखने में आपके शरीर को कुछ समय के लिए बहुत सुंदर आकृति देंगे, जिसे हम जिम फिगर कहते हैं, मैं कहती हूँ जिम फिगर, जो कि एक्चुअली एक सिर्फ कॉस्मेटिक फिगर है। अंदरूनी रूप से सुदृढ़ होने के लिए, जैसा आपको आहार बताया, सरल, मौसम के अनुरूप, ऋतु के अनुरूप आपका आहार होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा मैडम ने बताया था, भारत में छिलके वाली साबुत दालें पर्याप्त हैं। मूंग, मोठ, मसूर, चने, चौले, राजमा, मटर, इनके इतने प्रकार उपलब्ध हैं। इनकी मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए और हर एक मील में होनी चाहिए। दूसरा, इसका पाचन सही हो, इसके लिए शारीरिक क्रिया, व्यायाम होना चाहिए। विशेषतर लंबाई के लिए मेडिकल साइंस ये मानती है कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, जो हमारी लंबी हड्डियां हैं, हमारे हाथों की, पैरों की हड्डियां हैं, ये बहुत निर्णायक होती हैं लंबाई के लिए। इसलिए खिंचाव वाली एक्सरसाइजेस जैसे कि लटकना, सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार को करना, शरीर में ऑक्सीजनेशन करना, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम के माध्यम से चलना, भागना, ऑक्सीजनेशन करना, मिलेट्स जैसे आहार से एंटीऑक्सीडेंट्स को शरीर में पहुंचाना, और इन समग्र चीजों के साथ अपने आप को आगे यदि हम लेके जाते हैं तो हमारी कद, काठी, आकार, स्वरूप बहुत ही मोहक और वास्तविक रूप में स्वस्थ होता है। बिल्कुल। मैं जी, एक जी, बात यहाँ आपने- बताऊंगी कि ये ध्यान रखें कि 10 से 19 साल की जो आयु होती है उसमें सबसे अधिक 40% बढ़ोतरी जो है वो वहीं पे होती है। लंबाई, तो बिल्कुल। किसी इसमें मत जाइएगा भ्रम में कि 19 साल के बाद किसी ने कहा इस नंबर पे फ़ोन करो हम आपकी हाइट बढ़ा देंगे, ये जी। नहीं होता है। उसके पश्चात वो अपने आप ना एक के बराबर ऑटोमेटिक होता है। सिस्टम है, जी ना मैम। के बराबर होता है। इसलिए ये जो समय डॉक्टर साहब ने बताया बहुत ही आवश्यक है। इस समय पे खान पान और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जी,
तो मतलब अगर कुल मिला के बात करें तो केवल खान पान ही अकेला महत्वपूर्ण नहीं रहता, जीन्स भी महत्वपूर्ण रहेंगे, आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस और जीवनचर्या भी महत्वपूर्ण रहेगी आपकी लंबाई के लिए। उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि मिलेट्स की बात हम कर रहे हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात अगर हम जानना चाहें तो क्या स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं ये मिलेट्स वाले अनाजों में? अमिता जी आपसे। देखिए ऐसा है, बेसिकली सारे अनाज, अगर हम ऊर्जा की दृष्टि से बात करें तो ऊर्जा हम नापते हैं कैलोरी शब्द से। तो 100 ग्राम आप कोई भी अनाज खाएंगे उससे 350 कैलोरीज मिलेंगी। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 7 से 12 ग्राम प्रोटीन तक मिलेगा 100 ग्राम, कुछ भी खाइए आप। परंतु अंतर वहीं आता है जहां हमने पहले बात की। उदाहरण के तौर पे बाजरे में लोह लवण बहुत अधिक है, फोलिक एसिड बहुत है, ज्वार में कैल्शियम बहुत अधिक है, रागी कैल्शियम का इतना अच्छा स्रोत है, कुछ कहने की हद नहीं है ना। आप कहेंगे कि ये तो आइसोलेटेड एक एक केसेस, नहीं, ऐसा नहीं है। यू सी, शरीर की क्रियाएं जो हैं वो इस प्रकार से होती हैं कि उसको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसको सबसे ज़्यादा वो समेट के अपने अंदर रखता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप और हम उसमें नहीं करते, हम मुंह में तो डालें कम से कम। तो इसलिए जो आपने कहा पोषक तत्वों में क्या उसमें है, ये मुख्य रूप से मिलेट्स की है। और फिर आप ये खुद देखिए ना, सस्ते से उगने वाली, बिना मेहनत के उगने वाली कुदरती एक चीज़ हमें दी गई है और हम उसको नकार रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इनमें, अभी हाइट का प्रश्न किया था, इनमें आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, बढ़िया खून बनाने के लिए, क्योंकि जब तक खून पर्याप्त नहीं होगा, हमारे बच्चे 80% बच्चे खून की कमी से ग्रसित हैं भारत देश में। और फिर आप रेडी टू यूज़ फूड्स बना के आप सप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है। अरे आप बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, इनका उपयोग करना शुरू करिए। सप्लीमेंटेशन तो ऑटोमेटिक है, अपने आप हो गई। तो यहाँ पे हम लोग फेल हो रहे हैं कि हमारे पास चीज़ है और हम उसका फ़ायदा नहीं ले रहे। बिल्कुल, तो जानना ज़रूरी है, महत्व देना ज़रूरी है, चीज़ें हमारे पास हैं, उनका सदुपयोग करने की बस ज़रूरत है। तो दर्शकों देखिए, चर्चा तो चलती रहेगी इस विषय पर अभी वक्त हो चुका है पर्यटन का। तो आइए चलते हैं गढ़वाल मंदिर की सैर पर। गढ़काली कालजयी कवि कालिदास और उज्जैन के सम्राटों की आराध्य देवी मां गढ़कालिका का ये मंदिर पुराने उज्जैन में आज भी शोभायमान है। यह मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उस संपूर्ण क्षेत्र को ही गढ़कालिका क्षेत्र कहा जाता है। महाकवि कालिदास, राजा विक्रमादित्य यहां साधनाएं करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने ईस्वी सन 606 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सिंदूर युक्त भव्य प्रतिमा के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है तथा दाएं बाएं महालक्ष्मी व महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकवि कालिदास को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान इसी मंदिर से मिला था। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 शक्तिपीठों में से यह छठा स्थान है। यह मंदिर जिस स्थान पर है वहां पुरानी अवंतिका नगरी बसी हुई थी। कालांतर में धूलकोट के कारण यह दब गई थी। गढ़ की देवी होने के कारण इनका नाम गढ़कालिका पड़ा। कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर आज भी उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। माता का स्वरूप काफी प्रसन्नतादायक है। मूर्ति में चांदी के दांतों का भी आकर्षक प्रयोग किया गया है। माता की मूर्ति सिंदूर वर्णी है, जिसका प्रातः से ही स्नान, अभिषेक व श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। मंदिर के अंदर गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है। सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की रक्षा
हनुमान जी की ये सेना 24 घंटे करती है। गौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ की खुदाई करवाई थी तब उसमें बड़ी ईंटें, मनके, टकसाल तथा सड़कें निकली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह स्थान ईसा पूर्व 500 वर्ष पुराना है। गढ़ कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। गढ़कालिका मंदिर के दर्शन तो आपने कर ही लिए, और जैसा कि अभी बताया मैंने चर्चा के दौरान कि नवरात्र चल रहा है, रमज़ान चल रहा है और बात हो रही है मिलेट्स की, तो इस श्री अन्न को हम व्रतों के दौरान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका क्या महत्व है वो हम जान लेते हैं जूही जी से। जी अनिका जी, सुंदर प्रश्न है आपका। जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि व्रत जो करना है ये स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से एक बहुत ही ठोस परंपरा है जो हमें स्वस्थ रखती है। हमारे शरीर में पैदा होने वाले असामान्य जो कोशिकाएं होती हैं, अब नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनको मारती है, अर्थात स्वस्थ सेल्स या स्वस्थ कोशिकाओं को जीवित रहने में मदद करती है। तो हम सबको सप्ताह में एक उपवास करना चाहिए और उस उपवास का अर्थ है शरीर को अंदर से धोना। और धोने के लिए हम क्या उपयोग करें? बड़ी सरल सी बात है। हम श्री अन्न की बात कर रहे हैं तो कूटू और राजगिरा ये उपवास में खाए जाने वाले दो श्रेष्ठ मिलेट्स हैं। इसके अतिरिक्त हम सिंघाड़ा भी खाते हैं जो एक फल के स्वरूप में है। और मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि साबूदाने को लेके जो हमने एक भ्रम पैदा कर लिया है वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है बल्कि घातक ही है। तो इस बात को समझिए कि व्रत में हमें अंदर को धोना है, साफ करना है, फलों का पर्याप्त इस्तेमाल करें। आप कूटू को, राजगिरह को देसी घी में हलवे के रूप में बनाएं, आप उसका खीर बनाएं, आप उसको रोटी, पराठा या चाहे तो किसी भपी हुई इडली प्रकार की चीज़ के रूप में बनाएं। उससे अच्छे से एक बार पेट को भरिए और अन्य समय में उस पेट को साफ होने का मौका दीजिए। तो व्रत उपवास करना बहुत आवश्यक है और हर धर्म में एक लंबा उपवास वर्ष में करने की परंपरा है। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, आप जैन धर्म में देख लीजिए, आप हिंदू धर्म में देख लीजिए, आप किसी भी धर्म में चले जाएंगे, आप रमज़ान देख लीजिए, एक लंबा व्रत करने की परंपरा है। और ये परंपरा बनी इसलिए है कि पूरे वर्ष जो भी हमने अपने खाने पीने में दुराग्रह किया है, जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, तो ये रिपेयर किया जाए। ये सुधार का समय है, ये हमें आवश्यक रूप से करना चाहिए, लेकिन सही रूप में करना चाहिए, ओवरडू नहीं करना है। व्रत के नाम पे एक इकहरी काया टेलीविजन पे देख के उसमें अपने आप को ढालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। रोगों को आप इनवाइट करते हैं, आंतरिक कमजोरी को आप जन्म देते हैं। जी, तो मन की शुद्धि के साथ साथ शरीर की शुद्धि भी व्रतों से जुड़ी बहुत होनी आवश्यक चाहिए। है। और यहीं पर मैं अमिता जी आपसे पूछना चाहूंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बात होती है आजकल बहुत चर्चा रहती है ना, जो व्रत का हमारा कॉन्सेप्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना सही है, परंतु फ़र्क क्या है फिर? मतलब कोई भी यंग पर्सन मेरे से पूछ सकता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप बोलते हो गलत है। जी, हम गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो वस्तुएं आप खाते हैं ना जी, वो इस व्रत के साथ नहीं मैच करती हैं। अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब कि 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे, है ना, मगर रात को जब 8 बजे खाया तो आपने नूडल्स, पास्ता, ब्रेड, सैंडविचेस खाए, तो आपने वो सब तत्व अपने अंदर डाले जिनसे उल्टा आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो आपकी इम्यूनिटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कमज़ोर कर रही है। जबकि यहाँ पर एक समय का खाया हुआ, मैंने एक्सप्लेन किया था,
धीरे 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 पोषक तत्व एनर्जी को शरीर discharge। को मिल रहे हैं और बाकी टाइम पे उसको फिर रेस्ट करने का मौका मिल रहा बिल्कुल है। ठीक है। ये दोनों में बहुत अंतर फर्क है, है। बहुत फर्क है। जी। तो इसलिए आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग को इतना हंसता खेलता इंटरनेट पे देख के और आसान सी चीज़ मत लीजिए, शरीर को लेकर कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मैम एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगी कि जिस प्रकार मैम ने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग अपना डाइट रेगुलेट कर रहे हैं, अपने भोजन को एक तरह से कुदिशा में परिवर्तित कर रहे हैं, उससे हाइपर एसिडिटी, पित्त बनना और पित्त से संबंधित रोग, हमेशा भारीपन, फूला, अजीर्ण, बेचैनी, ये सब रहती है और ये निरंतर बढ़ती चली जाती है। और बहुत हद तक आज के युवाओं में ये रोग हैं, गैस्ट्राइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है और ये इरिवर्सिबल है। तो आप एक तरह से एक उलझन में फंसते चले जाएंगे, अज्ञान के साथ मत बढ़िए। अगर आप इस प्रकार का कुछ करना भी चाहते हैं तो उसमें श्री अन्न का प्रयोग कीजिए, मिलेट्स के साथ में स्लो एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए, अपने शरीर को रिपेयर का टाइम दीजिए। और अगर हाइपर एसिडिटी वगैरह है भी जी। तो कई लोग ये गलत फहमी में रहते हैं डॉक्टर साहब जी। कि ऐसे में नरम भोजन, हाँ। बट उल्टा मैं कहूँगी कि आप श्री अन्न का इस्तेमाल करें पर उसका नरम रूप में इस्तेमाल इस्तेमाल करें। करें। सो बिल्कुल खिचड़ी ठीक है। बनाएं। इसी बीच एक कॉलर नरम- हमसे जुड़ रहे हैं जी, अमिता जी, उनका बिल्कुल। प्रश्न ले लेते हैं। अमित जी हैं जबलपुर से, प्रश्न करिए अपना। हेलो हाँ जी जी, अशोक जी। हाँ जी अशोक जी प्रश्न कीजिए अपना। जी, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ। मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जितने भी ये पदार्थ, खाद्य पदार्थ बताए हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ताकतवर हैं, फौरन में इसकी बहुत मांग भी है भारतवर्ष में। किंतु हम भी चाहते हैं भारतवर्ष में सब कुछ अच्छा मिले, हमारे जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, तो इसमें कोई मिलावट ना हो, अच्छा मिले, खरीद के भी खा लेंगे, ये आवश्यक नहीं कि राशन से मिले। इसके लिए क्या करना है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, परंतु क्या आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा मिलावट उन्हीं वस्तुओं में होती है जो महंगी होती हैं, जी। जो मुश्किल से उगाई जाती और हैं ज़्यादा और दिन जिनको स्टोर ज़्यादा करना देर है। तक रखना है बिल्कुल, उसको। बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं आपसे, जिस मौसम में जो अन्न उग रहा है उसका उपयोग करिए। तो ऐसे में जो स्टोर करने के जितने केमिकल्स हैं वो तो आपने कट आउट खत्म ही कर कर दिए, ख़त्म ही कर दिए। ऑटोमेटिकली जब आप लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, और मैंने कहा ना, ये तो कम से थोड़ी मात्रा उगाने में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कहाँ ज़रूरत है अनावश्यक उसमें कीटनाशक, और इनमें ऑटोमेटिकली कीड़े Protection। नहीं लगते हैं। जी, बिल्कुल। ऑटोमेटिकली, ये इनकी खासियत है, यही इन चीज़ों की वजह से ये इतने मतलब श्री अन्न का नाम श्री जो अन्न का दिया नाम। है, इनके वो दाम भी बहुत करेंगे। कम हैं। दाम बहुत कम है अन्य आप ये अनाज से, देखिए। और बिल्कुल। इनका जो छिलका होता है वो इस प्रकार ईश्वर ने उसकी संरचना बनाया की है, है, yes। जैसा मैम ने बताया कि उसमें कीड़े नहीं लगते। नहीं आप अपने घर में लाके रख के देख लीजिए, वो अनाज और इवन आटा भी बहुत लंबे समय तक चलता है। जी। प्रेफरेबली हमें अनाज लाना चाहिए और उसको कूट के या पीस के प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यदि आटा भी लाते हैं तो उसको कोशिश कीजिए एक सीमित समय में बिल्कुल, इस्तेमाल करके क्योंकि उसको जैसे खत्म कर दें। बाजरा है, उसका मतलब उसका जो फैट होता है, जो भी जितना है उसमें मात्रा फैट, वो दिल की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। परंतु वो फैट बहुत ज़्यादा देर, आप कहो कि पूरे महीने का मैं बाजरे का आटा ला के रख लूँ तो हो सकता है कि ना रहे, खासकर गर्म मौसम, जगह, गर्म गर्म मौसम में। जगह। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बाकी तो आपको प्योर ही मिलेगा। ये तो आप निश्चिंत उपलब्धता सब रहें। जगह है। जी, जी, उपलब्धता जो सब जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आप बताइए जूही जी कि जी, क्योंकि अभी ये सारी बातें करने के बावजूद भी ये प्रश्न मन में रहता है कि कई भ्रांतियां भी इस अनाज से जुड़ी रहती हैं जो बिल्कुल। हमारे श्री अन्न है, तो बिल्कुल। वो भ्रांतियां भी कृपया दूर करें हमारे दर्शकों मैं की। जल्दी जल्दी आपको भ्रांतियां बताती हूँ। पहले तो ये माना जाता है ये गरीबों का अनाज है, तो गरीबों का अनाज इस तरह से इसको दाम की वजह से लिंक कर दिया गया है, परंतु मैडम ने बताया पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, उपलब्धता अधिक है, उपयोगिता अधिक है। तो ये भ्रांति आप साफ कर लें। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसको बनाने को लेके, तो श्री अन्न यदि आप साबुत रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको गला के उपयोग करने की प्रकृति बनाएं, ताकि छिलके के ऊपर जो पदार्थ उसमें चिपका हुआ होता है, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी, उनको हम हटाना चाहते हैं। तीसरा, इसको बहुत दरदरा, बहुत पतला ना पीसें, हो सके तो इसे मोटा और दरदरा उपयोग में करें। कुछ और भ्रांतियां हैं जैसे कि ये घातक होते हैं कुछ रोगों में, तो मैं एक सिंपल आपको फॉर्मूला देती हूँ कि जिसमें रेशा अधिक होता है, वो चीज़ जिनको पतला पेट होने की दस्तावर प्रकृति होती है,
वो लोग बहुत अधिक मात्रा में उसको ना इस्तेमाल करें। जी। यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को देखते हैं तो उसमें जो वात रोग हैं, जिसमें कि घुटनों में सूजन होती है, उनमें इनका सीमित और किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही उपयोग कीजिए। मेरी समझ में यही भ्रांतियां हैं। और कुछ अर्निका जी आपको लगता है तो आप जी पूछ नहीं, सकते आपने हैं। बिल्कुल सारे पॉइंट्स बताए कि किन रोगियों को लेना चाहिए और किन परिस्थितियों में नहीं खाना चाहिए। आगे अमिता जी, बहुत अल्प समय हमारे पास बचा हुआ है, तो शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने बात करी कि गेहूं और चावल ने एक प्रमुख हमारे अनाजों का रूप ले लिया है और ये कहीं मिलेट्स जो हैं वो पीछे छूट गए हैं, तो अगर विकल्पों की तरह यूज़ करें तो क्या ये मिलेट्स को पूर्ण रूप से हम गेहूं और चावल के विकल्पों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ना देखिए, क्योंकि हम लोगों ने इतने समय से, और प्रैक्टिकली मेरे को लगता है 2 या 3 जनरेशंस निकल गई हैं 20वीं जहाँ सदी से मेरे ख्याल से कहा जाता है। हमने इनका इस्तेमाल नहीं किया है। जी। सो डेफिनेटली हमारे जो पेट हैं, हमें दादा नाना उनसे भी मिलते आ रहे हैं, वो उसके साथ शायद उतना अच्छे से समन्वय ना बिठा सकें। जी। इसीलिए मैंने कहा पहले एक दिन शुरू करके, फिर एक बार नाश्ता शुरू करके, फिर एक दिन छोड़कर एक दिन, एंड ऑल्सो अगर रेगुलर यूज़ भी करना है तो मेरी राय में एक ही मोटा अनाज लें, उसको थोड़ा मात्रा में गेहूं के साथ मिला के पहले यूज़ करें, धीरे धीरे गेहूं की मात्रा कम करते जाएं, उस मोटे अनाज की मात्रा बढ़ाते जाएं। शरीर में बहुत कैपेसिटी है एडजस्ट होने की, हम इतनी बेकार की चीज़ों को अंदर डालते रहते हैं और वो सहता रहता है बेचारा। तो मैं ये इस तरह से उसका यूज़ करें। मात्रा जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी सभी अनाजों की मात्रा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारतीय लोगों के लिए निर्धारित की है, परंतु उसमें फ़ायदा जो है वो कई गुना ज़्यादा होगा। तो तरीके जो हैं इसको अपने जीवन में समावेश करने के, वो यही रहेगा कि बेशक पहले डाइल्यूटेड फॉर्म में गेहूं के साथ मिश्रण करके उसका उपयोग करना शुरू करें, धीरे धीरे गेहूं कम करें, मोटा अनाज ज़्यादा करें, फिर एक दिन छोड़कर एक दिन करें। इस प्रकार से करके अगर करेंगे तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि सप्ताह में 3 या 4 बार भी आप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब धीरे धीरे हमें इसे अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। जी, अगर एकदम से आदत ना नहीं है तो ठीक। और आगे जूही जी आपसे भी, क्योंकि मात्राओं की बात यहाँ पर हो रही है, तो जैसे अलग अलग हमने अनाजों की बात करी जो कि श्री अन्न में आते हैं, तो उन अनाजों की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ भी हैं कि जिसके ऊपर खाना घातक हो सकता है या नुकसान कर सकता है? जैसा आपको बताया, इसको अपना प्रतिदिन का संपूर्ण आहार मत बनाइए। इसको दिन में एक आहार अधिकतम इसका लीजिए। और वैसे तो जैसे भारतीय भोजन की के बारे में हम सब जानते हैं कि थाली को 4 हिस्सों में बांटिए, एक हिस्सा खाली छोड़िए, एक हिस्से में कच्चे फल सब्जी जिसे हम सलाद कहते हैं वो लीजिए, और 2 हिस्से जो हैं वो पका हुआ भोजन होना चाहिए। इस पके हुए भोजन में दाल, क्योंकि वेजिटेरियंस हैं हम लोग, शाकाहारी हैं, वो एक प्रमुख भाग होना चाहिए। दूध से बना हुआ कोई पदार्थ जैसे दही, मठा, छाछ होना चाहिए, और उसके साथ में सीरियल्स या मिलेट्स होने चाहिए। तो वैसे भी ये हमारे भोजन का एक छोटा ही सूक्ष्म पार्ट ही बनता है, परंतु फिर भी एडेप्टेशन इस तरह से कीजिए कि प्रतिदिन एक आहार आप इसका बनाएं, और वो आहार जो है आपका वो थोड़े से संपूर्ण की तरफ बढ़िए। और मैडम ने जैसा सुझाव दिया, बदल बदल के मिलेट्स का प्रयोग कीजिए। देखिए, इससे क्या होता है कि किसी एक वस्तु से होने वाली कोई कमी या कोई हानि आपको नहीं होती। अभी क्या ग्लूटेन खा खा के, हमने गेहूं खा खा के अपने पेट का, अपने पाचन का बहुत बुरा हाल कर लिया है। आज 10 मरीज आते हैं तो 8 मरीज पाचन की समस्या से आते हैं। तो इसको पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा बदलाव हमें लाना होगा, धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस करना होगा, और वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जूही जी आपका, जो आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। और अमिता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालकर यहाँ पर आई और इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष की जो जानकारी हमारे दर्शकों को चाहिए थी वो दूरदर्शन के माध्यम से आप दोनों ने बखूबी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष का जो भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और अतीत में ये खाद्य पदार्थ जो कि विशेष महत्व रखते थे उनको भविष्य का भोजन बनाने का काम भी हम और आप मिलकर करेंगे। इसी के साथ करते हैं आज के कार्यक्रम का अंत। मिलेंगे नमस्कार एमपी के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।